गांव में मोहन नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। अजी सुनते हो, घर में चावल भी बिल्कुल खत्म हो गए हैं, आटा भी अब बहुत थोड़ा ही बचा है। अगर ऐसे ही रहा तो आज खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम थोड़ी लकड़ियां बेचकर बाजार से कुछ सामान ले आओ, उससे घर के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा और बच्चों के लिए भी आज का खाना बन जाएगा। गौरी, लकड़ियां काट कर तो मैंने रखी हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं मिलता। गांव वाले कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा वे खुद जंगल से लकड़ियां ले आएं। इस वजह से मेरी सारी मेहनत बेकार जा रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि घर का खर्च कैसे चलाऊं। लगता है मुझे कोई दूसरा काम भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ लकड़ी काट कर अब हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे पूर्वजों से हम यही काम करते आए हैं। हमारे परिवार में पीढ़ियों से लकड़ी काटने का ही काम रहा है। आप अचानक नया काम कहाँ से ढूंढेंगे और हमें कौन सा दूसरा काम आसानी से मिल पाएगा? मैंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ धन जमा करके रखा था। हमारी शादी होने से पहले से ही मैं पैसे बचा रहा था। उस धन को मैंने आज तक कभी खर्च नहीं किया। मैंने सोचा था कि एक दिन जमींदार से खेत खरीद लूंगा, लेकिन अब लगता है कि वो समय आ गया है। अब हमें लकड़ी का काम छोड़कर खेती शुरू करनी होगी। जो खेत आप खरीदने की बात कर रहे हैं वो कभी हमारा ही हुआ करता था। हमारे परिवार की मेहनत से उस खेत पर सालों तक खेती हुई है। आपको क्या लगता है जमींदार हमें वो खेत आसानी से वापस दे देगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमारी बात मान जाएगा। पैसों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। अगर मैं उसे सही कीमत दे दूं तो वो खेत वापस कर देगा। वो बहुत लालची इंसान है और पैसों के आगे किसी की नहीं सुनता। मुझे पूरा भरोसा है कि धन देखकर वो हमारी बात मान जाएगा। बस हमें उसके लिए पर्याप्त पैसे जुटाने होंगे। वो सारी जमीन हमारी है जिस पर वो बरसों से कब्जा करके बैठा है। अब क्या बताऊं गौरी, उस जमीन की वजह से बरसों पहले मैंने अपने पिता को खो दिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता का देहांत हो गया और उसके बाद पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वो कर्ज में डूब गए। इस कर्ज से हमारी सारी जमीन जमींदार के पास चली गई। एक दिन सरपंच ने खबर दी कि पिताजी को भूतिया कुएं ने मार डाला है। वो भूतिया कुआं क्या है? इस गांव के उस पार एक बहुत घना और सुनसान जंगल है। तुमने शायद कभी उस तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की होगी। उसी जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा और पुराना कुआं है। गांव वाले कहते हैं कि उस कुएं से अक्सर डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना है कि उस कुएं के अंदर कोई भूत रहता है। कहा जाता है कि जो भी उसके पास जाता है वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो व्यक्ति डर के मारे अपना संतुलन खोकर कुएं में गिर जाता है। सरपंच का कहना है कि मेरे पिताजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं तो उस समय बहुत छोटा था गौरी, इसीलिए मुझे उस घटना की ज्यादा जानकारी नहीं है। कमला चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बच्चों की तरह। उस सरपंच और जमींदार को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक खेत तो वापस कर सकते थे। वो बहुत लालची इंसान है। थोड़ी थोड़ी करके गांव वालों की सारी जमीन उसने हड़प ली। वो चाहता है कि गांव वाले हमेशा उसके आगे हाथ फैलाएं। खैर, मैं आज ही जमींदार के पास जाता हूँ और उससे खेत खरीद लेता हूँ। इतना धन तो है कि ये खेत आ जाएगा। मोहन जमींदार के घर जाता है। अरे मोहन, आओ। आज मेरे घर कैसे आना हुआ? वैसे पहले ही बता दूं, मुझे अभी लकड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे नौकर जंगल से पहले ही बहुत सारी लकड़ियां लेकर आ चुके हैं। घर में इतनी लकड़ी जमा है कि कई दिनों तक काम चल जाएगा। इसलिए आज मैं तुमसे लकड़ी नहीं खरीद पाऊंगा। नहीं जमींदार जी, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे एक जरूरी सौदा करने आया हूँ। दरअसल मुझे आपसे एक खेत खरीदना है, वही खेत जो कभी हमारे परिवार का हुआ करता था। मैं उसकी कीमत देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तेरे पास इतना पैसा है क्या जो तू पूरा खेत खरीद सके? देख, मैं किसी के लिए सस्ता सौदा नहीं करता। अगर खेत खरीदना है तो उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। मैं खेत तुझे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कीमत में कोई कमी नहीं होगी। पैसे पूरे होंगे तभी ये सौदा तेरे साथ पक्का होगा। मैं पैसे लेकर आया हूँ जमींदार जी। आप एक बार इन्हें अच्छी तरह देख लीजिए। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी है। बताइए, क्या इतने पैसों में खेत का सौदा हो जाएगा? अगर कमी हो तो आप मुझे बता दीजिए। तू खेत खरीदने आया है या राशन लेने? इतने कम पैसों में तुझे खेत चाहिए? क्या तुझे लगता है कि खेत इतनी सस्ती कीमत में मिल जाएगा? पहले पैसों का इंतजाम कर, फिर मेरे पास सौदे की बात करने आना। लेकिन मैंने आज तक यही सुना है कि एक खेत की कीमत इतनी ही होती है। मैंने भी उसी हिसाब से बरसों से थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठे किए हैं। हर दिन अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ धन बचा कर रखा है। मेरा सपना था कि एक दिन अपना खुद का खेत खरीद सकूं। इसी उम्मीद से आज मैं आपके पास ये सारे पैसे लेकर आया हूँ।
तेरा दिमाग फिर गया है क्या? इतने कम पैसों में भला खेत कैसे आएगा? तुझे खेत की असली कीमत का अंदाजा भी है? चला जा यहाँ से और अपना धन वापस ले जा। जब पूरे पैसे हों तभी मेरे पास खेत की बात करने आना। जमींदार जी, थोड़ी दया तो दिखाइए, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। जो धन मैं लेकर आया हूँ आप उसे रख लीजिए और मुझे खेत दे दीजिए। जितना धन बाकी रह जाएगा मैं फसल उगाकर धीरे धीरे आपको लौटा दूंगा। मैं मेहनत से खेती करूंगा और आपका एक एक पैसा चुकाऊंगा। बस आप मुझ पर थोड़ा सा विश्वास दिखाइए और मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपका सारा बाकी धन मेहनत करके जरूर लौटा दूंगा। पहले तेरा बाप कर्ज लेकर इस दुनिया से चला गया। उस वक्त कम से कम हमारे पास उसका खेत था जिससे कर्ज की भरपाई हो गई। लेकिन अब अगर तू मेरे पास से कर्ज लेगा तो बात और भी गंभीर होगी। याद रखना, कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरी बाकी बची चीजें भी मेरे पास चली जाएंगी। नहीं नहीं, मैं खूब मेहनत करूंगा और दिन रात खेत में काम करूंगा। मैं अच्छी फसल उगाऊंगा और आपकी पाई पाई का कर्ज लौटा दूंगा। आप बस मुझ पर थोड़ा विश्वास कीजिए और मुझे ये खेत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ मेहनत करके आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। अरे एक लकड़हारा कब से खेती करने लगा? तू खेती के सपने छोड़ और अपना पुराना काम ही कर। जंगल से लकड़ियां काट और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर। तेरे लिए यही काम ठीक है, इसी में अपनी जिंदगी चला। अब लकड़ियां पहले की तरह बिकती नहीं है जमींदार जी। मेरे और मेरी पत्नी के सामने अब खाने तक की परेशानी खड़ी हो गई है। इसीलिए मैं अब खेती करना चाहता हूँ और खेत में मेहनत करना चाहता हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके अच्छी फसल उगाऊंगा और अपना घर चलाऊंगा। आप बस मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, ये धन मुझे दे दे। बाकी रकम भी तुझे मुझे लौटानी होगी। तेरे खेत के लिए जितना धन चाहिए उतना मैं अभी रख लेता हूँ, लेकिन जो रकम बाकी बचेगी उसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। याद रखना मोहन, अब से तू मेरा कर्जदार है। समय पर मेरा पूरा धन लौटाना, तभी ये सौदा पूरा माना जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, आपने मेरी बड़ी मदद की है। मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैं आज से ही खेत पर पूरी मेहनत के साथ काम शुरू कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब तू यहाँ से जा। मुझे अभी और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। तू अपने खेत पर जा और आज से ही मेहनत शुरू कर। चल अब देर मत कर और मुझे अपना काम करने दे। मोहन खुशी खुशी घर पहुंचता है। गौरी, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? क्या आपका काम बन गया? हाँ गौरी, जमींदार मान गया। क्या उन पैसों में आपने खेत खरीद लिया? क्या वो पैसे पूरे थे? नहीं गौरी, वो पैसे पूरे नहीं थे, लेकिन मैंने किसी तरह जमींदार को अपनी बात मानने के लिए मना लिया। अब हमें जमींदार का कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं खूब मेहनत करूंगा, अच्छी फसल उगाकर उसका पूरा कर्ज चुका दूंगा। और जब कर्ज पूरा हो जाएगा तब वो खेत हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जमींदार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरे मन में बार बार यही बात आ रही है कि कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहा। उसकी बातों में कुछ ऐसा है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये सब उसकी कोई चाल तो नहीं है? हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अरे तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला वो हमारे साथ ऐसी कौन सी चाल चल सकता है? आधे पैसे तो वो पहले ही ले चुका है, बाकी के पैसे भी मैं उसे समय पर लौटा दूंगा। मैं मेहनत करके अच्छी फसल उगाऊंगा और उसका कर्ज चुका दूंगा। सीधी और साफ बात है, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। चलो ठीक है, तुम घर का काम संभालो और मेरी चिंता मत करो। मैं अब खेत की तरफ जा रहा हूँ। आज से मेहनत शुरू करनी है। मैंने कुछ बीज पहले से बचा कर रखे हैं, उन्हीं बीजों से खेत में फसल बोऊंगा। इस बार मैं गेहूं की अच्छी फसल उगाऊंगा। मेहनत करूंगा तो हमारी सारी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मोहन खेत में चला जाता है और खूब मेहनत करने लगता है। अब खरपतवार तो मैंने हटा दी। अब इस खेत को अच्छे से जोतता हूँ, फिर इसमें बीज डाल देता हूँ। जितनी जल्दी हो सके फसल उग जाएगी, मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। मैं इस फसल की अच्छी तरह देखरेख करूंगा और जमींदार के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है, इसीलिए तो मेरा काम इतनी जल्दी बन गया। अब जल्दी से खेत में मेहनत शुरू करता हूँ। अरे मोहन, तू इस खेत में क्या कर रहा है? यहाँ से बाहर आ जा, नहीं तो सरपंच और जमींदार बहुत हल्ला करेंगे। अरे चाची, अब डरने की बात नहीं, मैंने ये खेत खरीद लिया। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने खेत खरीद लिया? अरे चाची, बरसों से पैसे इकट्ठा कर रहा था, उन्हीं से खेत खरीद लिया। लेकिन वो पैसे पूरे नहीं थे, इसलिए अभी जमींदार का कर्ज मुझ पर बाकी है।
मैं बहुत जल्द उसे भी लौटा दूंगा, इसलिए तो खेत में जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। बेटा, बरसों पहले तेरे पिताजी ने भी ऐसा ही कर्ज लिया था। आज इस कर्ज की वजह से ही तुम्हारी सारी जमीन सरपंच और जमींदार के पास है। बेटा, जिसने भी उनसे कर्ज लिया, आज तक कोई उनका कर्ज चुका नहीं पाया है। उनका ब्याज बढ़ता ही जाता है और गांव वालों की गरीबी के हिसाब से कोई उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। आखिरकार तूने ऐसा क्यों कर दिया? नहीं चाची, आप इतनी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मेहनत करूंगा और जमींदार का पूरा कर्ज समय पर लौटा दूंगा। जमींदार ने भी मुझसे इस बार बहुत अच्छे से बात की थी। उसने खेत भी मुझे बड़े प्यार और भरोसे के साथ दिया है। उसने बस इतना कहा है कि मैं उसका कर्ज जल्दी लौटा दूं। उसने मुझ पर अभी कोई और शर्त भी नहीं रखी है। वो बात तो उस भूतिया कुएं की वजह से हुआ था। और चाची, तुम्हें याद है ना, सरपंच का खुद का बेटा इस कुएं की वजह से मारा गया। उसकी लाश भी आज तक नहीं मिली। वो तो उस भूत का काम है। जमींदार और सरपंच ऐसा नहीं कर सकते। जितना भला तू उन दोनों को समझता है, उतने वो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे उनकी बातों पर अभी भी पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। खैर, अब मैं चलती हूँ। तुम ज्यादा चिंता मत करना। तुम अपने खेत में अच्छे से मेहनत करो और अपना काम संभालो। कमला चली जाती है। मोहन खेत में गेहूं के बीज डाल देता है। अब मैंने खेत में सारे बीज डाल दिए हैं और मिट्टी भी अच्छे से मुलायम कर दी है। उम्मीद है कि ये बीज जल्दी ही अंकुरित होकर अच्छी फसल बनेंगे। अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। बाकी काम कल फिर कर लूंगा। मेरी फसल अच्छे से उग जाएगी और सब कुछ बढ़िया होगा। मोहन घर की ओर लौट रहा होता है। अरे सरपंच जी, प्रणाम। मैं बस अपने खेत की तरफ जा रहा हूँ। आज सुबह से ही खेत में काम कर रहा था। आज मैंने खेत में गेहूं की फसल बोकर रख दी है। अब उम्मीद है कि मेहनत रंग लाएगी और फसल अच्छी होगी। तेरा खेत? लेकिन तेरे पास तो कोई खेत नहीं है। तेरी सारी जमीन तो मेरे और जमींदार के पास है। तू किस खेत की बात कर रहा है? मैंने जमींदार जी से खेत खरीद लिया है। अब वही खेत मेरा अपना है और मैं उसमें मेहनत करूंगा। उसी खेत में गेहूं की अच्छी फसल लगाऊंगा। उम्मीद है मेहनत से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तेरे पास इतना धन कैसे आया जो तूने खेत खरीद लिया? सालों से मैंने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा किया था सरपंच जी, लेकिन वो धन खेत खरीदने के लिए पूरा नहीं था। अब बस जमींदार का थोड़ा सा कर्ज चुकाना बाकी है। उसके बाद मेहनत करके वो खेत हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। जमींदार की बुद्धि क्या घास चरने गई है जो वो गांव वालों को जमीन वापस करने लगा है? आखिर वो ऐसा फैसला कैसे कर सकता है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि अब जमींदार से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। वो गांव वालों को उनकी जमीन वापस कैसे दे सकता है? अरे सरपंच जी, क्या सोच रहे हैं? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया। तू घर जा, मैं चलता हूँ। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ। मोहन घर पहुंच जाता है और सरपंच जमींदार के घर जाता है। अरे जमींदार, तेरी बुद्धि ठिकाने पर है या नहीं? अरे मेरे जिगरी दोस्त, तू क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? आखिर क्या हो गया? तू इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है? तूने मोहन को उसका खेत वापस दे दिया, लेकिन तूने ऐसा फैसला आखिर क्यों लिया? तूने ये बात करने से पहले एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? आखिर इतने बड़े फैसले में तूने मुझे बिल्कुल भी भरोसे में क्यों नहीं लिया? अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? गांव वालों को मैं उनकी जमीन मुफ्त में थोड़ी ना लौटा दूंगा। मोहन थोड़ा धन लाया था, मैंने उसका धन भी रख लिया और उसका मन भी रख लिया। क्या मतलब? अरे उसका धन भी हमारा हो गया और थोड़े दिन में जमीन भी हमारी हो जाएगी। उस पर अभी भी मेरा कर्ज बहुत है। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना खेत दे दूंगा। वो खेत तो वापस हमारे पास ही आने वाला है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। सरपंच दीनानाथ, फिर ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। तुम पर यकीन है मुझे। मोहन घर लौटता है। अरे गौरी, मैं खेत में बीज बोकर अभी अभी आया हूँ। आज मैंने खेत में पूरी मेहनत से बीज डाल दिए हैं। अब बस उम्मीद है कि फसल अच्छे से उगेगी। अगर फसल अच्छी हुई तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हमारे घर में बहुत जल्दी खुशहाली आएगी। अरे हाँ, किसान तो तुम बनना, लेकिन जो काम हम करते आ रहे हैं उसे मत छोड़ना। कमला चाची कह रही थी कि उनकी पड़ोसन को थोड़ी लकड़ी चाहिए। वो इस समय थोड़ी बीमार हैं, इसीलिए खुद जंगल जाकर लकड़ी नहीं ला सकती। अगर तुम जंगल जा रहे हो तो उनके लिए थोड़ी लकड़ी काट लाना। इससे उनकी भी मदद हो जाएगी और हमारा पुराना काम भी चलता रहेगा। तुम लौटते समय लकड़ी उनके घर जरूर पहुंचा देना। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं लकड़ी लेने चला जाता हूँ।
रात होने ही वाली है, इसलिए मुझे जल्दी वापस भी आना होगा। उससे पहले जंगल जाकर थोड़ी लकड़ी काट लाता हूँ। अगर लकड़ी मिल गई तो कमला चाची की पड़ोसन की मदद भी हो जाएगी और लकड़ी बेचने से हमें थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। इससे घर के खर्च में भी थोड़ी मदद हो जाएगी। मोहन जंगल चला जाता है। जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ पिताजी की बहुत याद आती है। सबको लगता है मैं पिताजी को भूल गया, लेकिन मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। अब तो गांव वाले उनके बारे में भूल ही चुके हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। ये रास्ता उस कुएं की तरफ जाता है जिस कुएं में मेरे पिताजी की जान गई थी। काश काश मैं उन्हें एक बार देख पाता तो कितना अच्छा होता। खैर, लकड़ी लेकर चलता हूँ, लकड़ी बेचनी भी तो है। लकड़ी कमला चाची के घर ही रख देता हूँ, अब वो खुद ही अपने पड़ोसन को दे देंगी। कमला चाची, देखो मैं तुम्हारे लिए लकड़ी काट कर ले आया हूँ। तुम ये लकड़ी अपनी पड़ोसन को दे देना, वो बीमार है इसीलिए उसके लिए ये लकड़ी काम आ जाएगी। बस तुम मेरी तरफ से ये लकड़ी उसे जरूर पहुँचा देना। अरे मोहन, अपने पैसे भी लेते जाओ, ये तुम्हारी ही है। तुम्हारी लकड़ी के पैसे उसने पहले से ही मुझे देकर रखे थे। उसने कहा था कि जब तुम लकड़ी लेकर आओ तो पैसे तुम्हें दे दूं, इसलिए ये पैसे ले जाओ, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुम्हारा बहुत बहुत भला हो चाची, आपने मेरी बड़ी मदद कर दी। अब इन पैसों से घर के लिए थोड़ा अनाज भी आ जाएगा। कम से कम कुछ दिनों के खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। आज मेरी मेहनत से घर में फिर से थोड़ी खुशहाली आएगी। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। काफी देर हो गई है, घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज की मेहनत भी अच्छी रही, अब घर जाकर थोड़ा आराम करूंगा। चलता हूँ, कल फिर खेत का काम भी करना है। मोहन घर पहुंच जाता है। आओ आओ, आज आपने खूब मेहनत की है। मैंने आपके लिए खाना पहले से ही तैयार करके रखा है। आप बैठिए और आराम से खाना खा लीजिए। दिन भर काम किया है, पहले पेट भरकर खाना खा लो। वाह वाह, पत्नी हो तो ऐसी ही हो जो दिन भर की थकान समझे। हाँ, लाओ गौरी, आज सच में बहुत ज्यादा भूख लगी है। दिन भर खेत और जंगल में काम करने से खूब थक गया हूँ। अब तुम्हारे हाथ का खाना खाकर सारी थकान दूर हो जाएगी। मोहन खाना खाने लगता है। गौरी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आखिरकार हमें अपना खेत मिल गया है। मैंने खेत में गेहूं की फसल भी बो दी है और अब मेहनत का फल मिलेगा। अगर फसल अच्छी हुई तो हमारे घर के हालात भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। देखना गौरी, जब हमारी मेहनत रंग लाएगी तब तुम अपने घर में रानी बनकर रहोगी। ख्वाब अच्छा है, लेकिन कहीं टूट ना जाए। अरे शुभ शुभ बोलो, कुछ ऐसा नहीं होगा। हमारी फसल अच्छे से उगेगी और हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हम भी अच्छे से कमाने खाने लगेंगे। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। अब थोड़ा आराम भी कर लो। कुछ दिन बीतते हैं और मोहन के खेत में फसल लहराने लगती है। देख रहे हो सरपंच, मोहन के खेत में कितनी अच्छी फसल उगाई है। अब सही समय आ गया है उसे उसके कर्ज की याद दिलाने का। तुम अब अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दो। किसी तरह वो खेत दोबारा अपने कब्जे में ले लो। अगर ऐसा नहीं किया तो ये गरीब लकड़हारा धीरे धीरे अमीर हो जाएगा और जब तक हमें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जमींदार और सरपंच मोहन के घर के बाहर पहुंचते हैं। क्या हो गया सरपंच जी? जमींदार जी, आप दोनों चिल्ला क्यों रहे हैं, वो भी मोहन के घर के बाहर? अरे कमला, तुम्हें क्या बताएं, ये मोहन तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। उसने हमारी इजाजत के बिना ही हमारे खेत में फसल बो दी। ऊपर से अब वो उसी खेत को अपना समझने लगा है, जबकि वो अभी तक हमारा कर्जदार भी बना हुआ है। अब हमें अपने खेत और कर्ज दोनों का हिसाब उससे लेना पड़ेगा। अरे सरपंच जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने पैसे दिए हैं और बाकी के पैसे देने वाला हूँ। कितना झूठा इंसान है तू। कोई गवाह है तेरे पास? तूने पैसे दिए नहीं, तूने उस दिन मुझसे पैसे लिए थे और इतना सारा कर्ज लेके उसके बाद तू मेरे ही खेत पर फसल बो रहा है। वो खेत हमारा है और वो फसल भी, समझा? अब गांव वालों के पास झूठी कहानी बना रहा है कि तूने वो खेत खरीदा है। तू तो मुझसे पैसे उधार लेके आया था क्योंकि तेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। मुझे वो पैसे लौटाने होंगे तुझे। वो खेत पहले ही से मेरा है। जमींदार जी, आप क्या कहानी बना रहे हैं? मैंने आपसे कब पैसे लिए? मैं तो आपको खेत के पैसे देके आया था।
ये हमारी बात हुई थी, फसल उगने के बाद मैं सारा कर्जा वापस कर दूंगा। देखो देखो, ये कितना झूठ बोल रहा है। गांव के एक इज्जतदार आदमी को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गांव वालों, इसे खूब मारो। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। उनसे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम अपना खेत रख लो, हमें वो खेत नहीं चाहिए। हम तुम्हारा पूरा कर्ज भी लौटा देंगे, बस मेरे पति को छोड़ दो। लेकिन गौरी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। भगवान के लिए अभी आप चुप हो जाइए, मैं सब जानती हूँ। तो तुम अपने पति का कर्ज चुकाओगी? ठीक है, तुम्हें मौका देते हैं। तुम मेरे और सरपंच के घर नौकरानी बनोगी, घर का सारा काम करोगी, साफ सफाई करोगी, हमारे लिए खाना बनाओगी, और ये सब काम हो जाए तभी तुम घर लौटोगी। हाँ, मुझे सब मंजूर है, पर मेरे पति पर कोई अत्याचार मत करो। देख लिया मोहन, कर्ज लेने का नतीजा। अब तेरी बीवी हमारी नौकरानी बनेगी। सब तमाशा करने के बाद जमींदार और सरपंच वहां से चले जाते हैं। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। गौरी, आज मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई। कहाँ मैं तुम्हें रानी बनाने के सपने देख रहा था और कहाँ ये सब हो गया। मुझ जैसा पति तो बहुत शर्मिंदा है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि जमींदार और सरपंच ये दोनों भरोसे के लायक नहीं हैं। हाँ बेटा, मैंने भी तुझे ये बात कही थी। देख ले, आज उन्होंने अपनी चाल चल ही दी। वो हमेशा से गांव वालों को ऐसे ही लूटते आए हैं, और तेरे साथ भी आज उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने तेरे पैसे भी रख लिए, तुझसे खेत भी छीन लिया और तेरी फसल भी। ऊपर से तुझ पर और कर्ज भी डाल दिया, और पैसे लेने का झूठा इल्जाम भी तुझ पर ही लगा दिया। हे भगवान, आखिरकार मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा। आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर देंगी गौरी? तुम्हें जाकर उनके घर नौकरानी का काम करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। गौरी, मैं मजबूर हूँ, अब मुझे वो काम करना ही पड़ेगा, तभी हमारा कर्ज उतरेगा और वो लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रात में मोहन बहुत निराश होकर भूतिया कुएं के पास चला जाता है। वह अपने जीवन की परेशानियों से टूट चुका था और अपने पिता की सच्चाई जानना चाहता था। तभी कुएं से एक आवाज सुनाई देती है। तुम्हें किसने कहा मैं इंसानों को खाता हूँ? तुम सच में बोलते हो? हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पूरा गांव ये बात जानता है कि तुम गांव के कई लोगों को खा गए। तुमने मेरे पिताजी को भी मार डाला, तुमने सरपंच के बेटे को भी मार डाला। आज मैं तुम्हारे पास अपनी मर्जी से आया हूं। मुझे भी अपने रहस्य के बारे में बताओ। मैं किसी की जान नहीं लेता, मैंने किसी इंसान को नहीं खाया। मैं चुपचाप इस कुएं में पड़ा रहता हूँ और इंतजार करता हूँ कि कोई मुझे मुक्ति दिलाए, मेरा बदला लेकर। तुम कौन हो? क्या कोई भूत हो? आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा, इसलिए सबने अलग अलग कहानी बनाई। लेकिन आज मेरा पिता मुझसे मिलने आया है, तो लो, तुम मुझे भी देख लो, मेरी कहानी भी सुनो। पिता? कौन सा पिता? तुम क्या बात कर रहे हो? और तुम तो एक परिंदे हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई भूत है? बेटा मोहन, मैं तुम्हारा पिता हूं। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक परिंदे हो। जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। अब इतना तो तुम जानते ही हो कि मैं कर्ज से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। तुम्हारी माँ को पहले ही जमींदार ने चाय में जहर देकर मार डाला था, ताकि मैं अकेला हो जाऊं और तुम्हें पालने के लिए मैं कर्ज मांगू। उसके बाद सरपंच और जमींदार दोनों ने हमारी जमीन हड़प ली, ये कहकर कि मैंने इतने सारे पैसे लिए। सारी जमीन हड़पने के बाद उन्होंने मुझ पर चोरी का भी इल्जाम लगाया। मैंने उनके घर से सारे पैसे चोरी करने की कोशिश की। उसके बाद एक दिन मैं इस रास्ते से लकड़ी काटने जा रहा था। मौका पाकर जमींदार और सरपंच ने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया। ये सारा दृश्य सरपंच के बेटे ने देख लिया। कई दिनों तक सरपंच की उसकी बेटे से लड़ाई चलती रही, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। उसने कह दिया था कि वो सारे गांव को ये सच्चाई बता देगा कि जमींदार और सरपंच अपराधी हैं और गांव वालों से उनकी सारी जमीन हड़पना चाहते हैं। सरपंच इतना लालची था कि उसका भेद खुल जाने के डर से अपने बेटे को भी मार डाला और इस कुएं में फेंक दिया।
इसीलिए उसकी लाश आज तक नहीं मिली। मेरे मरने के बाद मैं एक परिंदा बन गया और लोगों की मदद की गुहार लगाता रहा। जो भी यहां से गुजरा मैं मदद मांगता, लेकिन सब डर के भाग जाते क्योंकि सरपंच और जमींदार ने भूत की कहानी गांव में सुना दी थी। उन्होंने सबको झूठ कहा कि मैं कुएं का भूत हूं और जान लेता हूं, लेकिन वो भूत कोई नहीं है। जान लेने वाले वो दोनों अपराधी हैं। मैं अपना बदला लेना चाहता हूं। तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। पिताजी, इतना सब कुछ हो गया। गौरी और कमला चाची मुझे हमेशा कहते रहे कि सरपंच और जमींदार कुछ तो छुपा रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत किया है तुम्हारे पिता के साथ। लेकिन फिर भी मैं उन्हें अच्छा इंसान समझता रहा। सच्चाई जानने के बाद मेरा खून खौल रहा है। आप बताइए पिताजी, मुझे क्या करना होगा? आपको मुक्ति दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बेटा, मैं तुम्हें सोना चांदी दे रहा हूं। इसे ले जाओ और गांव में बांटना शुरू करो। गांव में ये बात फैला दो कि कुएं का भूत धनी बनाता है। जो कोई भी उसके सवाल का जवाब सच्चाई से दे, उसे वो खूब धन देता है। बस ये बात सरपंच और जमींदार तक पहुंच जाए, उसके बाद उनका लालच उन्हें यहाँ खींच लाएगा। तुम्हें गांव वालों को भी इकट्ठा करना होगा। मोहन पूरे गांव में बात फैला देता है और जमींदार और सरपंच को भी कुएं वाली बात पता चल जाती है। हमें आज रात ही कुएं के पास जाना होगा, वहां से धन इकट्ठा करके लाना होगा। सुना है वहां सोने के भंडार हैं, बस सिर्फ कुएं के सवाल का जवाब ही तो देना है। क्या तुम्हें लगता है कि मोहन सच बोल रहा है? और क्या लकड़हारे के पास इतना सोना कैसे आया? हाँ, वो सारे गांव में बांट रहा है। तो ठीक है, बस रात होने वाली है। आज ही हम कुएं के पास जाएंगे और कुएं में जो जिन है उससे कह देंगे कि वो सारा धन हमें ही दे दें, गांव वालों को कुछ ना दे। मोहन अपने पिता के पास लौटता है। मोहन, तुम्हारी योजना कामयाब हो गई। रात होते ही सरपंच और जमींदार कुएं के पास जाने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, गांव वालों को बता देते हैं और कुएं के पास इकट्ठा होने के लिए कह देते हैं। आज इन दोनों की असलियत सब देखेंगे। जब से पिताजी ने मुझे सब सच बताया है, तब से मेरी नफरत उन दोनों के लिए और भी बढ़ गई है। मैं पूरे गांव में ये बात फैला देता हूँ कि आज रात को कुएं के पास इकट्ठा होना है। मुझे अनाथ करने वालों को आज सजा मिलकर रहेगी। रात में सरपंच और जमींदार कुएं के पास पहुंचते हैं। कुएं, अपना सवाल पूछ और हमें धनवान बना। हाँ हाँ जरूर, लेकिन सवाल थोड़ा मुश्किल है और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ हाँ, पूछो पूछो। झूठ क्यों कहेंगे? तुम तो हमें धन देने वाले हो। सालों पहले एक लकड़हारे को तुमने यहाँ मार कर फेंका था। क्या ये बात सच है? अरे तुमसे क्या छुपाना, ये बात सच है। हमें उसकी जमीन चाहिए थी, इसलिए हमने षड्यंत्र रचा, उसे फंसाया और उसके बाद उसे मार कर इस कुएं में फेंक दिया। हम तो बस जमीन लेना चाहते थे, वो सीधे तरीके से नहीं दे रहा था। हमारी इसमें क्या गलती? सुन लो गांव वालों, दो अपराधी आज अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने खुद अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। सरपंच ने अपने बेटे को खुद मार दिया और कुएं के भूत के नाम पर उसे कुएं में भेज दिया। जिसकी आवाज कुएं से आती है वो कोई और नहीं, मेरे पिता हैं। गांव वालों, इस कुएं में कोई भूत नहीं। इस कुएं में मेरे पिता को मार कर फेंका गया था। इन दोनों ने उन्हें मारा था और गांव वालों की जमीन भी इन लोगों ने धोखे से छीन ली। तुम सबको कर्ज के जाल में फंसा लिया। मेरे साथ भी यही करने वाले थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब इन दोनों को सजा देनी होगी। इन दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है और गांव की अदालत में इनका फैसला होगा। अगर तुमने यही तय किया है तो फिर इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो। मुझे अपने अपराधियों के सच सामने आने से ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं पूरे गांव वालों को धनवान बनाना चाहता हूँ। इस कुएं के आसपास की जमीन तुम लोग जब खोदोगे तो यहाँ तुम्हें भर भर कर सोना मिलेगा, जिससे तुम सभी लोग धनी हो जाओगे। और मेरे बेटे मोहन का हमेशा ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। परिंदा सरपंच और जमींदार को कुएं से दूर ले जाता है और दोनों को गांव वालों के सामने उनके अपराध की सजा मिलती है। गांव वाले कुएं के आसपास की जमीन खोदते हैं और सबको खूब धन मिलता है। गांव वाले मोहन को गांव का सरपंच बना देते हैं।
मोहन के पिता की एक मूर्ति गांव में लगाई जाती है जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं। इस तरह से मोहन अपने पिता को मुक्ति दिलाता है और सरपंच और जमींदार के अत्याचार से गांव को बचाता है।